कि अननोन गनमैन ये कौन है, कहाँ से आते हैं, इतने सारे ऑपरेशंस करके कहाँ निकल जाते हैं। 2020 से स्टार्ट हुआ। अराउंड 28 प्रूवन टेररिस्ट जिनका अगेंस्ट पे डॉजियर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, इंटरनेशनल एजेंसीज के पास, लश्कर के साथ एसोसिएटेड थे, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ थे, जैश मोहम्मद के साथ थे, उनको मार दिया गया। I spoke to people within the organization, लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, स्टोरी पब्लिश भी की थी बाद में। उसमें उन लोगों ने कहा कि दे हैड स्टार्टेड गोइंग अंडरग्राउंड, क्योंकि उनको डर लग गया था। दो लोग आते हैं, हमें मार के चले जाते हैं। बहुत बड़ा खुलासा किया था 2021 में। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करने जाती है। देन सडनली एक न्यूज आती है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है। रातों रात टीम वहां से वापस निकल के आ जाती है। एक सोर्स थे, उन्होंने मुझे बताया ही इज अ पार्ट ऑफ अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, एक टेरर अटैक होगा न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पे, एंड ही गिव मी द डिटेल्स, सुसाइड बॉम्बिंग होगी, एंड ही गिव मी द नेम ऑफ द सुसाइड बॉम्बर आल्सो। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि मोसाद को क्यों अच्छा माना जाता है। कॉमन मैन अगर उससे किसी से पूछा जाए मोसाद का क्यों आप जानते हो, तो वो बोलेगा क्योंकि मोसाद का उसने मूवीज देखी है, मोसाद ने जो ऑपरेशन किया है, दे पुट इट आउट कि वी हैव डन दिस, दे डोंट डिनाई इट, दे टॉक अबाउट दिस, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मोसाद है। रॉ का कौन सा ऑपरेशन रॉ कभी क्लेम करती है? ऐसा नहीं कि रॉ चुपचाप बैठी है ना, करती रहती है कुछ ना कुछ, बट वो पब्लिक डोमेन में आता नहीं है। जब इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया इन द रशिया यूक्रेन वॉर, अमेरिका वाज नॉट हैप्पी। देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया फ्रॉम द यूएस कि आप हमारे साइड आइए, यू जस्ट कंडेम एवरीथिंग, यू स्पीक आउट अगेंस्ट रशिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड नो। कुछ टाइम बाद एक पर्टिकुलर एम्बेसी में इंडिया दिल्ली में मीटिंग हुई, उसमें कुछ लोग थे, बाहर के लोग थे, एंड द इंटायर कोर एजेंडा ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग वाज हाउ टू रिमूव द बीजेपी। 2024 इलेक्शन आने वाला, हाउ टू रिमूव द पीएम एंड हाउ टू रिमूव दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द वारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। अगर आपने धुरंधर देखी और आपको पसंद आई तो ये पॉडकास्ट ऐसा समझिए उसी का ही एक्सटेंशन है। इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है अभिनंदन मिश्रा जी, जो कि एक जर्नलिस्ट है और जिन्हें एस्पियोनाज की दुनिया का और जियोपॉलिटिकल दुनिया का बहुत ज्यादा नॉलेज है। इस पॉडकास्ट पे हमने एस्पियोनाज की दुनिया काम कैसे करती है उसके बारे में बात की। इनफैक्ट अभिनंदन जी ने कई सारी एस्पियोनाज रिलेटेड स्टोरीज ब्रेक की है जिसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट पे बात की। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज जो उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान में किस तरह से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पे एक टेरर हमला होने वाला था, उसके बारे में भी इस पॉडकास्ट पे हमने बात की है। और साथ ही साथ हमने निखिल गुप्ता केस के बारे में बात की, बिकॉज अभिनंदन जी इज द ओनली जर्नलिस्ट जिन्होंने निखिल गुप्ता से बात की है। ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको एस्पियोनाज की दुनिया में इंटरेस्ट है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू इट इन 3, 2, 1। अभिनंदन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। आई एम सो हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो मैं आपको ऑफ द कैमरा बता भी रहा था, जिनके बारे में मुझे फिक्शन में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो एस्पियोनाज के बारे में बहुत सारी आपसे चीज़ें जाननी है, कैसे ये दुनिया काम करती है, ये शैडो वर्ल्ड जो होता है ये कैसे काम करता है, एग्जैक्टली फंक्शनिंग क्या होती है, ये सब जानेंगे। बट फर्स्टली वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जयेश, थैंक यू। यस, एंड आई फील कि क्योंकि जब भी मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करता हूँ तो मुझे पॉडकास्ट के पहले ही वो वाइब मिल जाता है दैट इनके साथ में जो गेस्ट है उनके साथ में मैं कितने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकता हूँ। आई फील लाइक आपके साथ में वील बी रिकॉर्डिंग काउंटलेस पॉडकास्ट जब जब आपके पास में टाइम होगा। या आई विल बी वेरी मच लाइक सो वुड वांट टू। इस पॉडकास्ट पे आई वांटेड टू टॉक अबाउट एस्पियोनाज और जो एक धुरंधर ने यूनिवर्स ओपन अप किया है, जो कि इंडियन सोसाइटी में या इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन सिनेमा में इसके पहले आज तक ओपन अप नहीं था उस मायने में। क्योंकि जिस तरह से हम एस्पियोनाज को देखते थे, इट वाज नॉट वेरी रियल। मतलब कौन से एजेंट्स जाके नाच गाना करते हैं, बट धुरंधर एटलीस्ट इट केम लिटिल बिट क्लोजर टू व्हाट रियलिटी इज, इफ नॉट लाइक एग्जैक्टली दैट। तो हम उन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। लेट्स बिगिन विथ वेरी सिंपल थिंग कि एस्पियोनाज की दुनिया
ये दिखती कैसी है? बिकॉज़ आप मुझे ऑफ द कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। यू हैव मेट सर्टेन पीपल, यू हैव टॉक्ड टू देम। तो ये दुनिया दिखती कैसे है उस साइड से? क्योंकि हमारे लिए तो इट्स लाइक कि वो ब्लॉक्ड है। हम जितना देख सकते हैं दैट इज़ आइदर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और फ़िल्म्स और बुक्स। आपने उसे उस तरफ से भी देखा है। तो ये एस्पिनाज की दुनिया दिखती कैसी है? बहुत नॉर्मल है वो, हम लोग जैसे ही लोग हैं वहाँ पे जो एस्पिनाज का ऑपरेशन कर रहे हैं जो। और तो एक फ़िक्शन जो बनाया गया है, चाहे धुरंधर में बनाया गया हो, चाहे होमलैंड सीरीज़ है, बहुत अच्छा मैं जानता हूँ। अभी एक सीरीज़ चल रही है एजेंसी, हुँ, नेटफ्लिक्स में, वो भी काफ़ी आई थिंक जो एजेंसी सीरीज़ है अभी जो आई है दैट इज़ मच मोर रियल ओके। टू हाउ एस्पिनाज वर्क्स। हैविंग सेड दैट, बहुत सारी चीज़ें एस्पिनाज की फॉर ऑपरेशनल रीज़न कोई कंट्री या कोई एजेंसी बाहर नहीं लाना चाहती है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग मी, उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिस्पाइट नोइंग थिंग्स आप उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे, और नहीं डालते हैं फिर। तो मैं वही कहूँगा कि एस्पिनाज का जो वर्ल्ड है, जितनी हम लोग सोचते हैं एज इन जो आम जनता सोचती है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और उतना कॉम्प्लिकेटेड है भी किसी किसी टॉपिक पे, किसी किसी तरीके से। धुरंधर का आपने बात की, धुरंधर में कुछ कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जो रियल है, रियलिटी के करीब है, रियल तो नहीं मानूंगा मैं। और कुछ बिल्कुल ही फिक्शनल है। इट ऑब्वियसली इट इज़ अ मूवी, तो फिक्शनल ही माना जाएगा, बट स्टिल पीपल से, जैसे आप भी कह रहे थे कि उन्होंने उस मूवी ने पर्टिकुलर लोगों का इंटरेस्ट जगाया है कि एस्पिनाज कैसे करता है। इन दैट कंटेक्स्ट आई एम सेइंग कि उसमें जो ब्रॉडली जो चीज़ें दिखाई गई हैं, वो होती हैं उस तरीके से कुछ-कुछ। इनफैक्ट क्योंकि धुरंधर में एक और जो एंगल हमने देखा, वो अननोन गनमैन वाला एंगल था। उसमें हम ऑफ द कैमरा भी जो बात कर रहे थे कि जैसे जिस तरह से दिखाया है कि एक स्पाई एजेंट को भेजा जाता है वहाँ पे एंड वो एक अननोन गनमैन की तरह काम करता है। बट आप कह रहे थे कि अननोन गनमैन एक्चुअली उस तरह से काम नहीं करते, उनका वर्किंग स्टाइल, फंक्शनिंग बहुत डिफरेंट है। ये मुझे बताना कि अननोन गनमैन ये कौन है? कहाँ से आते हैं? इतने सारे ऑपरेशंस करके कहाँ निकल जाते हैं? देखिए, अननोन गनमैन एक टर्म दिया है मीडिया ने उसको, सोशल मीडिया में ज़्यादा चलता है वो। वी डोंट यूज़ इट इन द मेनस्ट्रीम मीडिया, एट लीस्ट आई डोंट यूज़ इट माई। तो जो जिस अननोन गनमैन के कांसेप्ट की बात कर रहे हैं, ये 2020 से स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, विल स्टिक टू पाकिस्तान हुँ, ओनली। उसमें फिर अराउंड, जितना मैंने लास्ट काउंट किया था, अराउंड 28 टेररिस्ट, प्रूवन टेररिस्ट, जिनका अगेंस्ट पे डॉजियर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, इंटरनेशनल एजेंसीज के पास, लश्कर के साथ एसोसिएटेड थे, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ थे, बाकी दो जैश ए मोहम्मद के साथ थे। उनको मार दिया गया। अब मारा किसने? मारा, दो लोग गए बाइक पे, चार लोग गए बाइक पे, शूट आउट करके चल दिए, अननोन गनमैन हो गया। उस पे पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो एलिगेशंस नहीं लगाए कभी कि इंडियन एजेंसीज उसको करा रही है, पर 2 साल पहले मैंने इस पे स्टोरी की थी। आई स्पोक टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एज़ इन लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन। वो मैंने स्टोरी पब्लिश भी की थी बाद में। उसमें उन लोगों ने कहा, उस समय ये जो फ़ेज़ था 22-21 के आसपास, कि दे हैड गॉन स्टार्टेड गोइंग अंडरग्राउंड। क्यों? क्योंकि उनको डर लग गया था कि कोई आता है, 2 लोग आते हैं, हमें मार के चले जाते हैं। आम पाकिस्तानी को इतनी हिम्मत तो होगी नहीं हुँ, कि वो टेरर है, उसको भी पता है टेररिस्ट है वो, कमांडर लेवल का आदमी है, शूटर है वो। वो आम पाकिस्तानी जाके उसको मारेगा नहीं। तो उनको एटलीस्ट ये था मन में कि इंडियन एजेंसीज़ करवा रही हैं उसको, बेसिकली रॉ करवा रही है उसको। इसलिए वो अंडरग्राउंड चले गए थे, और काफ़ी टाइम तक वो अंडरग्राउंड रहे, और एक डर का माहौल बना हुआ था उस उन लोगों के ग्रुप में उस समय। एंड उस समय जो इनके जैश-ए-मोहम्मद के जो चीफ है, मौलाना मसूद अज़हर, ही वाज़ आल्सो आस्क्ड कि आप थोड़ा अपना एक्टिविटी, बाहर निकलना कम हुँ, करिए। अननोन गनमैन उस कांसेप्ट में ये हुआ। अब रॉ ने कराया या किसने कराया, वी डोंट नो, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान वाले खुद तो नहीं करवा रहे थे, दूसरा कौन करवाएगा? असम्पशन की बात में, अगर हम लोग असम्पशन पे ही चले, कॉमन सेंस पे चले, इंडिया ही करवा रहा होगा उसको, एजेंसीज़ करवा रही होंगी। हुँ। अभी वो रुका हुआ है, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ उसमें कुछ अननोन गनमैन वाला कांसेप्ट, बहुत लोग नहीं मारे गए हैं, बट वो काफ़ी
उसने रिज़ल्ट दिखाया, काफ़ी उसका इम्पैक्ट रहा इनफैक्ट जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप थे, टेररिस्ट थे, उन्होंने वो अपने ऑर्गनाइज़ेशन को छोड़ के अपने गाँव चले गए थे। वो खेती-बाड़ी करने कि लगे थे, लेबर वाला हाँ, काम करने लगे थे बिकॉज़ दे थॉट कि इनके साथ घूमेंगे मार दिए जाएँगे। अच्छा तो मतलब वो काफ़ी खौफ था। हाँ, आई वुड से कि अब देखिए ऑप अगर हम आप पूछेंगे ऑप था तो ऑप उसको डिफाइन करने के लिए वो एजेंसी डिफाइन कर सकती है हुँ, कि वेदर इट वाज़ अ सैंक्शन्ड ऑप या क्या था। बट इन माय व्यू वो जो भी था, जैसा मैंने कहा कि उसको कौन करेगा और किसको फ़ायदा होगा? फ़ायदा-नुकसान देखना चाहिए सबसे पहले उसमें आप जब क्लैरिटी आ जाती है तो आपको हुँ, पता चल जाता है कि कौन करवा सकता है। तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजेंसीज़, इंडियन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का फ़ायदा हो रहा था। जब टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, जब टेररिस्ट डर रहे हैं कि वो छोड़-छोड़ के अपना ऑर्गनाइज़ेशन छोड़ के घर जा रहे हैं, तो फ़ायदा उसमें इंडिया का हो रहा था। तो उस तरीके से देखिए तो एक ऑप था वो। और आपने जो क्वेश्चन पूछा उस पे कि अननोन गनमैन जो थे वो कहाँ चले जाते हैं? जितना मुझे आइडिया है वो सब लोकल पाकिस्तान के ही थे। सो ये ना मुझे थोड़ा और इसको हम बेसिक करते हैं कि अननोन गनमैन ये फंक्शन किस तरह से करते हैं? मतलब क्या ये गन्स फॉर हायर होते हैं, लोकल गून्स होते हैं, कौन होते हैं ये? हाइपोथेटिकली इसको मैं समझाना चाहूँगा क्योंकि मेरे से किसी ने ऑफ़िशियली तो कहा नहीं है कि ये किसी एजेंसी का ऑपरेशन था, इंडियन एजेंसीज़ का। तो बट आई हैव टू एक्सप्लेन क्योंकि आपने पूछा है तो जितना मुझे आइडिया है, जितना मुझे समझ है जितना मेरी बातचीत हुई पाकिस्तान में जो ग्रुप्स थे, ये था कि वो वहाँ के लोकल लोग थे, अनएम्प्लॉयड यूथ थे कुछ, उसमें कुछ क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले लोग थे। उनको पैसा दिया गया और उन्होंने वो अटैक किए। परहैप्स उनको नहीं पता होगा कि ये पैसा अगर आ रहा है हाइपोथेटिकली हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि रॉ करवा रही है, तो उनको नहीं पता होगा कि रॉ करवा रही है। उनको तो किसी लोकल आदमी ने कहा होगा कि इसको मार दो या इसने मेरे पैसे लिए या इसने फॉर एक्स वाई ज़ेड रीज़न कुछ भी। तो उन्होंने मार दिया जाके, वो गायब हो गए एंड दैट इज़ द बेस्ट ऑपरेशन। अगर मानिए करवा ही रहे थी इंडियन एजेंसीज़, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑपरेशन। आपने अपना रिज़ल्ट भी अचीव कर लिया, आपका नाम भी नहीं कहीं आया। मीडिया लिखती रही, सोशल मीडिया में बातचीत होती रही पाकिस्तान के, अनऑफ़िशियली उन्होंने एलिगेशन लगाना स्टार्ट किया। बट ऑफ़िशियली तो आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए ना, दैट इज़ हाउ दैट जो एजेंसी का ऑपरेशन बाहर आ गया, वो खत्म हो गई बात फिर। एजेंसी का ऑपरेशन वही माना जाता है जो कोवर्ट रहा, जो कभी बाहर ही नहीं आया डिटेल्स। यस। हुँ, एक ये वाली बात से हम थोड़ा आगे चल के और बात करेंगे निखिल गुप्ता के केस के बारे में भी, बिकॉज़ जो आपने बातें कही उसका एकदम डायमेट्रिकली अपोज़िट वहाँ पे हुआ। बट उसके पहले आई वांट टू टॉक अबाउट एक जो आपने स्टोरी कवर की थी, आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था 2021 में। न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करने जाती है, व्हिच इज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में क्रिकेट बैन था एंड जब वो बैन अपलिफ्ट हुआ, उसके बाद में न्यूज़ीलैंड वहाँ पे जाने का डिसीजन लिया, न्यूज़ीलैंड की टीम पहुँच भी जाती है। देन सडनली एक न्यूज़ आती है कि न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है। रातों-रात टीम वहाँ से वापस निकल के आ जाती है। यू वर द जर्नलिस्ट जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी। क्या हुआ था यहाँ पे? क्या ये थ्रेट क्रेडिबल था? एंड इसके बाद में पाकिस्तान के 1 या 2 मिनिस्टर्स थे, आई थिंक फवाद चौधरी और एक कोई थे, जिन्होंने लिटरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आपका नाम लेके आपको ब्लेम किया था कि ऐसा कुछ था नहीं, ये इस जर्नलिस्ट ने एक स्टोरी लिखी है बना के, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो ये क्या कहानी थी? देखिए न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम बांग्लादेश से गई थी पाकिस्तान। आई थिंक उनको 5 वनडे खेलना था जितना मुझे याद आ रहा है। पहुँच गई थी पाकिस्तान वो टीम। मेरे एक सोर्स थे, एक का नाम तो पाकिस्तान ने डाल दिया था। मैंने उसको कभी कन्फर्म नहीं किया या डिनाई डिनाई भी नहीं किया कि वो मेरे सोर्स थे कि नहीं थे। एक सोर्स थे उन्होंने मुझे बताया बिकॉज़ ही इज़ अ पार्ट ऑफ अ टेरर ऑर्गनाइज़ेशन। ही यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ टेरर ऑर्गनाइज़ेशन। कौन सी ऑर्गनाइज़ेशन? ही वाज़ अ पार्ट ऑफ लश्कर एट दैट टाइम। अब ये लोग मूव करते रहते हैं। आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये लोग कभी इसमें चले जाते हैं, कभी इसमें चले जाते हैं। ही वाज़ अ पार्ट ऑफ लश्कर एट दैट। तो ही टोल्ड मी, आई न्यू हिम बिकॉज़ पुराना था हम लोग का कि एक टेरर अटैक होगा न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम पे एंड ही गिव मी द डिटेल्स। सुसाइड बॉम्बिंग होगी एंड ही गिव मी द नेम ऑफ द सुसाइड बॉम्बर आल्सो। तो उनका फ़ायदा ये था या उनका इंटरेस्ट ये था कि वो बहुत क्रिकेट के शौकीन थे। तो ही डिडन्ट वांट कि क्रिकेट की टीम पे अटैक हो और मारे जाएँ, मतलब न्यूज़ीलैंड के या पाकिस्तान के, उनका वो इंटरेस्ट था। तो ही टोल्ड मी
तो मैंने अपने एंड पे वेरीफाई किया। फिर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी से, बाहर की एजेंसी से, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उन्होंने मुझे वो कन्फर्म किया, मेरे एक सोर्स थे वहाँ पे, उनके पास भी ये चीज़ है कन्फर्म। फिर मैंने आईसीसी को स्टोरी रिस्पॉन्स के लिए भेजा, न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम को रिस्पॉन्स के लिए भेजा कि आपके पास थ्रेट है ऐसा, अगर आपने सुना है थ्रेट तो कन्फर्म कर दीजिए, अगर है नहीं है तो वो भी कन्फर्म कर दीजिए, उस पे आप अगर कुछ एक्शन ले रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। लाइक जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल होता है, आप कुछ स्टोरी कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक दैट, आपको वर्जन लेना पड़ेगा उनको। तो मैंने लिया और मैंने स्टोरी की फिर, और आई थिंक उसी शाम में या अगले दिन स्टोरी पब्लिश होने के बाद न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम ने अनाउंस कर दिया कि वो बिना एक भी मैच खेले वापस जाएँगे। वो बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक इंसिडेंट हो गया बिटवीन पाकिस्तान, बिटवीन न्यूज़ीलैंड। फिर पाकिस्तान के उस समय पीएम थे इमरान खान। ही पर्सनली इंटरवीन्ड, ही स्पोक टू द न्यूज़ीलैंड प्राइम मिनिस्टर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे आपने बताया कि बहुत टाइम बाद कोई क्रिकेट टीम आई थी पाकिस्तान में। वो श्रीलंका वाले क्रिकेट टीम पे जो अटैक हुआ था, आपको याद होगा, उसके बाद आई थी वो। उनका लॉस बढ़ा क्योंकि उन्होंने उसको बहुत बड़े इवेंट की तरह मार्केट किया था। ब्रॉडकास्ट राइट थी, एडवर्टाइज़मेंट राइट थे। बाद में मेरे को बताया भी कि कितना लॉस हुआ है उनको, बहुत, आई थिंक इट वाज़ इन 3 फिगर्स, मैंने स्टोरी की है उस पे, काफ़ी लॉस हुआ उनका ज़्यादा। तो इमरान खान ने कहा कि आप मत जाइए। देन ही वाज़ शोन द प्रूफ बाय द न्यूज़ीलैंड प्राइम मिनिस्टर जो थे वहाँ पे उस समय, आई एम फॉरगेटिंग हिज़ और हर नेम। और वो जो इनपुट मिला था, उनको जो उन्होंने, जब मैंने उनको मेल भेजा, उसके बाद उन्होंने उसको अपने एंड से कन्फर्म किया। एक फाइव आइज़ ग्रुपिंग है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, जिसमें यूएस भी है और 3-4 देश और भी हैं। यूएस, न्यूजीलैंड, यूके। या 2 लोग और हैं। उन्होंने भी ये चीज़ कन्फर्म की कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। तो उन्होंने उसके बेसिस पे दे सेड दैट्स यस, दिस इज़ अ वेरी क्रेडिबल थ्रेट एंड वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन। द प्लेयर्स विल बी इन डेंजर। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने 1 घंटे की। उनके होम मिनिस्टर थे और इंटीरियर मिनिस्टर बोला जाता है वहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा लिंक्डइन से प्रोफाइल पूरा निकाल के डॉज़ियर दिया। वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी गए थे जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे भेजा फिर कि ये तो आप पे ही पूरा उन्होंने ब्लेम डाल दिया। 1 घंटा उन्होंने यही पूरा किया कि मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैं पाकि अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस है एनडीएस, उसका एजेंट हूँ। बट अल्टीमेटली इट वाज़ प्रूवन कि जो मेरी स्टोरी थी इट वाज़ क्रेडिबल, क्योंकि वो इंडिया ने उसको कन्फर्म नहीं किया। इट वाज़ कन्फर्म्ड बाय द फाइव आइज़। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फिर जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम आने वाली थी न्यूज़ीलैंड, वो उन्होंने भी मना कर दिया। तो उनको नुकसान तो काफ़ी हुआ, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत नुकसान हुआ उसको। और उसका बाद में मेरे को काफ़ी उसका फीडबैक आता रहा कि बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ एंड दे वर वेरी, वेरी अनहैप्पी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था ना कि शायद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। अमरुल्लाह साले का नाम लिया था उन्होंने। अमरुल्लाह साले वाज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान एट दैट टाइम। और वो उसके पहले जो अफ़गानिस्तान की एजेंसी एनडीएस, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके चीफ थे वो। तो जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं उनकी बहुत अच्छे दोस्ती है, जबकि मेरी आज तक उनसे बात नहीं हुई है। ओके। सो बेसिकली पाकिस्तान आपने से वो स्टोरी ब्रेक की थी एंड उन्होंने ब्लेम आपके ऊपर ही डाल दिया था। ब्लेम डाल दिया, उन्होंने कहा कि इंडिया चाहता है हमें फाइनेंशियली ब्लीड करना, इसलिए उन्होंने ये स्टोरी करवाई है, इसलिए हमें उनको, क्योंकि वो खुद माना उन्होंने कि हमारा बहुत नुकसान हुआ उसमें। एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट थी, जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल कंपनीज़ ने वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग राइट ली हुई थी, सब वापस करना पड़ा उनको, एवरीथिंग। एंड अल्टीमेटली लॉस तो हुआ उनको, बहुत टाइम तक कोई टीम नहीं गई उनके यहाँ फिर। बट आई वुड से कि चलिए एटलीस्ट वो क्रिकेटर्स की जान बच गई, पाकिस्तान वाले भी जा सकते थे उसमें। आप उस केस के बारे में बात करना चाहेंगे जहाँ पे आपको मारने के लिए भी उन्होंने ट्राई किया था, व्हिच वाज़ जस्ट बिफोर दिस? एक इंसिडेंट था, अगेन मैं उस पे डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट आई वाज़ टोल्ड इट वाज़ रिलेटेड टू अ स्टोरी दैट आई डिड ऑन पाकिस्तान, वन ऑफ देयर एजेंसीज़। उसमें कुछ नाम डाले थे मैंने लोगों के, एंड वो उससे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। एंड आई वाज़ टोल्ड बाय आवर गाइज़, मेरे जो दोस्त लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर आप रिस्ट्रिक्ट करिए अपना मूवमेंट, जस्ट स्टे देयर, आप घर पे रहिए, कम निकलिए, व्हिच आई डिड। And after some time it was resolved. I'm not sure how it was resolved, but it was resolved. This happened, I think 5-6 months before this particular जो क्रिकेट मैच वाला इंसिडेंट था उसके पहले। ओके।
एंड टेल मी दिस, क्योंकि भारत में जैसे हम मेजरली 2 या 3 एजेंसीज़ के बारे में ही जानते हैं या बात करते हैं। वन इज़ आरएनडीडब्ल्यू, सेकंड इज़ आईबी एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस। और भी एजेंसीज़ हैं जो काम करती है कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए? मेजरली यही तीनों है। रॉ सबको पता है कि बाहर का जो इंडिया के बॉर्डर के बाहर के ऑपरेशन हुँ, है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, कोवर्ट ऑपरेशन वो करती है। आईबी का रोल है इंडिया के अंदर। जी। मिलिट्री इंटेलिजेंस का इज मोस्टली ऑन द बॉर्डर्स वेयर दे आर या पोस्टेड एंड विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी इसमें फिर आप चले जाइए, एनटीआरओ है, जिनका सिग्निट पे ज़्यादा फोकस रहता है, सैटेलाइट के थ्रू है। मोस्टली यही है। ओके। उसके अंदर वर्टिकल्स होते हैं, हुँ, बट ब्रॉडली यही है। हुँ। जब हम कंपेयर करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव हर्ड दिस अ लॉट कि मतलब मोसाद को दुनिया की बेस्ट एजेंसी माना जाता है। तो एक रियल कंपैरिज़न इज़ इट इवन पॉसिबल बिटवीन ये जो सीक्रेट सर्विसेज़ होते हैं? क्या आप मतलब उन्हें रैंकिंग कर सकते हो कि टॉप 5 कौन-सी होती है? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि मोसाद को क्यों अच्छा माना जाता है। एज़ अ कॉमन मैन अगर उससे किसी से पूछा जाए मोसाद का क्यों आप जानते हो? तो वो बोलेगा क्योंकि मोसाद का उसने मूवीज़ देखी है, मोसाद ने जो ऑपरेशन किया है, इनफैक्ट क्लेम करके ऑपरेशन किया है। स्टार्टिंग से जो उनका ओलंपिक्स वाला ऑपरेशन था और बहुत सारे ऑपरेशन है वो क्लेम करते हैं, उसको नरेशन में डालते हैं वो, आइदर थ्रू मूवी, आइदर थ्रू आर्टिकल्स बाय देयर फॉर्मर और करंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी, और दूसरा या फिर सोशल मीडिया, मतलब दे पुट इट आउट कि वी हैव डन दिस, दे डोंट डिनाई इट, दे टॉक अबाउट दिस, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मोसाद है। सेम गोज फॉर सीआईए। सीआईए का ऑपरेशन वो खुद अनाउंस करते हैं वो। अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले डिक्लासिफाई किए थे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, तो दिखता है सीआईए खुद बोलता है कि हमने ये ऑपरेशन किया। बट अब आप देख लीजिए, रॉ का कौन सा ऑपरेशन रॉ कभी क्लेम करती है। अब उसी में हम लोग को सोचना है एज एन कॉमन लिसनर या कॉमन मैन कि कौन सा अप्रोच सही है। ऑपरेशन करिए, क्लेम करिए, या ऑपरेशन करिए, चुपचाप बैठिए। आई नो रॉ ने बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशन किए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड है। अब जैसे बांग्लादेश वाला जो क्रिएशन था, इट वाज अ रॉ ऑपरेशन, राइट। बट दैट वाज लाइक बहुत बड़ा लेवल का ऑपरेशन था। हुँ, बट वो तो मानिए 40 साल 30 साल में एक ऑपरेशन ऐसा हो गया। हुँ, ऐसा नहीं है कि रॉ चुपचाप बैठी है ना, वो करती रहती है कुछ ना कुछ, बट वो पब्लिक डोमेन में आता नहीं है। हुँ। इनफैक्ट आई हैड आर्ग्यूड इन वन ऑफ द आर्टिकल दैट रॉ शुड शो मोर कॉन्फिडेंस एंड स्टार्ट पुटिंग आउट डिटेल्स एंड क्लेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ओके। हैव डन दिस। सो व्हाई नॉट? यू आर सेइंग कि मतलब एक चीज़ होती है कि आप एक ऑप करो एंड दूसरी चीज़ है उसका नैरेटिव सेट करो। बिल्कुल। एंड आई थिंक इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर वो नैरेटिव वॉरफेयर कहीं न कहीं हम हार गए थे। आई एग्री विद दैट। इनफैक्ट मैं क्या, जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं, जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं बहुत सारे, दे टू आल्सो एग्री विद दिस दैट वी वॉन द वॉर बट वी लॉस्ट द नैरेटिव वॉर। एंड I had written about this 5 6 months ago, and I wrote this recently also, that we need to focus on this. That why we lost the narrative war. Why Pakistan? I mean, there are details that I cannot put it out in the public domain, but they were very very smart. They acted very smart. They were well prepared. I would say they were more prepared than us in the narrative war. हुँ, 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उन्होंने पूरा डॉजियर, पूरा मटेरियल उन्होंने 3 सिनेरियो लेके बनाया हुआ था। इंडिया अटैक करेगा तो ये करेंगे, और उसका उस अटैक का अगर ये इम्पैक्ट होगा तो हम ये डॉज़ियर दिखाएँगे, ये नैरेटिव चलाएँगे। दे वर टोटली प्रिपेयर्ड, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट मच। एंड इन फैक्ट क्यों नहीं प्रिपेयर थे इस पे, तो अकाउंटेबिलिटी जितना मुझे आइडिया है अभी तक फिक्स नहीं हुई है। हुँ। हाँ, क्योंकि अभी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान हैज़ आईएसपीआर जो कि यही काम है उनका, प्रोपेगेंडा ही काम है उनका, बट आई डोंट थिंक इंडिया में ऐसा कोई विंग है हमारा। देखिए, हम लोग का जो गवर्नमेंट नैरेटिव मैसेजिंग होती है, पीआईबी है, हाँ, बट प्रेस दैट इज़ इन्फॉर्मेशन नॉट ब्यूरो, या या एंड देन वी हैव अ डेडिकेटेड vertical within the military हुँ, whose focus is to handle the media. हुँ, But obviously जो ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव हुआ उसके बाद का, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर वर्टिकल वर्टिकल ने अपना काम ठीक से नहीं किया। हुँ, तो यस, वी नीड अ डेडिकेटेड वर्टिकल व्हिच विल कंप्राइज द पीआईबी
द इंटेलिजेंस ऑपरेशन, द मिलिट्री ऑपरेशन, और एक साथ आके देन दे गिव आउट वन कंसोलिडेटेड नैरेटिव। दे सेट वन कंसोलिडेटेड नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव इज नॉट ए नेगेटिव कॉनोटेशन में मैं नहीं कह रहा हूँ उसको, करेक्ट। कि आप बताइए कि आपने क्या किया। हम्म। इंफॉर्मेशन है उसको। इंफॉर्मेशन एम्पलीफाई करना है या आपको। हाँ, या आपको एक इंफॉर्मेशन को एक तरीके से मोड़ देना है कहीं पे, राइट? इंफॉर्मेशन ऑफ, यू आर नॉट प्लेइंग विद द फैक्ट, यू आर जस्ट सेइंग कि ये इंफॉर्मेशन इधर जा रहा है, यू आर ट्राइंग टू शो दिस। तो ये करना पड़ेगा इसके लिए, एंड एवरी एजेंसी इज डूइंग इट, बट वी आर लैगिंग इन दैट। हम्म। I mean, there are details which I don't want to share, but yeah, the base point for me is that we are lagging in that. There are people who would say we are excelling in that, but I don't agree with that. ऑफ कोर्स, मतलब क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो जो 2 या 3 रात थी व्हेन वी वर अटैकिंग देम, तो देयर वर इन्फॉर्मेशन जो आ रही थी वो बहुत ही वियर्ड तरह से आ रही थी। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल्स तो लाहौर तक पहुंच गए थे। ट्विटर के ऊपर बहुत सटली एक तरह से इन्फॉर्मेशन आ रही थी व्हिच आई स्टिल फील की इज मच बेटर देन व्हाट रेगुलर मीडिया आउटलेट्स हैव डन एट दैट टाइम। As I said earlier, there was no formal channel of messaging जिसका, अगर मेरा अच्छा लिंक है एजेंसी में, मिलिट्री में या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जा रही थी अपडेटेड। बट दैट इज समथिंग, इट शुड नॉट बी देयर इन दैट वे ना। सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए ना कि जर्नलिस्ट का अच्छा लिंक है तो उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए। वी आर फाइटिंग अ वॉर। आपको इन्फॉर्मेशन, यू शुड हैव लाइक इंश्योर्ड कि इन्फॉर्मेशन सबको जाए, विच वॉज नॉट हैपनिंग। दिस हैपेंड विद द मिलिट्री ऑल्सो। व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, उसमें अब जो पर्टिकुलर जर्नलिस्ट थे जो उस ग्रुप में थे, उनके पास इन्फॉर्मेशन अपडेटेड आ रही थी, जो नहीं थे उनके पास नहीं आ रही थी। तो वो उनकी गलती नहीं है ना अगर इन्फॉर्मेशन पुट आउट नहीं कर पा रहे। और जिनके पास नहीं थी उन पे प्रेशर था कि आप क्या कर रहे हो, तो वो बेचारे इसी टाइप का कुछ कर रहे थे। कभी इधर कुछ गिरा दिया, कभी उधर कुछ गिरा दिया। बट दैट वाज अ शेमफुल इंसिडेंट कि आपने बता दिया कि लाहौर पोर्ट हमने अटैक कर दिया है। दैट वाज कराची वेरी पे आप शेमफुल, पहुंच गए, राइट? एंड उसमें ना नुकसान हुआ आपका। हम्म। I know people, I spoke to people within international organization who don't have anything to do with intelligence and everything. They told me that उसके बाद हम लोग को ये एक मैसेजिंग आ गई फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन कि भाई इंडियन मीडिया को आप जब इनपुट लेंगे, व्हेन यू प्रिपेयर योर रिपोर्ट, आप उसको बड़ा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि ये लोग कुछ भी बताते हैं, कुछ भी लिखते हैं। अल्टीमेटली क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट हुई आपकी। अब आप कुछ भी लिखिएगा, पाकिस्तान तो मीडिया है, डॉन है या कोई भी न्यूज़पेपर है, उनके पास प्रॉपर डॉजियर आ गया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें क्रेडिबल थी कि उन्होंने क्या लॉन्च किया, कैसे हुआ। तो वो उन्होंने फैक्ट और फ़िक्शन को मिला के अच्छा दे दिया था, उन्होंने यूज़ कर लिया उसको। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक वही डिफरेंस था कि उन्होंने फैक्ट और फिक्शन को मिला के यूज किया, हमने सीधा फिक्शन को ही यूज कर दिया वहां पे। हमने फ़िक्शन यूज़ किया मोस्टली, येस, एंड पीपल वर डिफेंडिंग इट। पीपल वर डिफेंडिंग इट एंड आई वाज़ वेरी सरप्राइज्ड कि उनको एम्प्लीफाई भी किया जा रहा था। And they were defending it that this is the age of disinformation warfare. Disinformation warfare ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी चला दीजिए। डिसइन्फॉर्मेशन वो क्रेडिबल भी लगना चाहिए ना। और वही तो सोचिए, अल्टीमेटली पता तो चल गया ना कि करेक्ट। पाकिस्तान लाहौर के पोर्ट पे कुछ नहीं हुआ है। किसकी बदनामी हुई, किसकी क्रेडिबिलिटी Yes. इम्पैक्ट हुई? उस चैनल की हुई, जर्नलिस्ट की हुई, ओवरऑल Correct. मीडिया की हुई। हम्म। तो अगर आपको विजन नहीं था ये, तो दैट शोज़ योर फेलियर। राइट। ये तो फेलियर का पार्ट। आई मीन, आई एम अ जर्नलिस्ट, आप समवन वी फॉलो ऑल दीस थिंग, आपको इतना आइडिया है ही। हम्म। तो वो तो वहाँ पे लोग बैठे सैलरी लेते हैं इसी चीज़ के लिए, वो क्या कर रहे थे? करेक्ट। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमें इस तरीके से करना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान होगा। हम्म। क्या हुआ उसमें? आई वुड से कि जिसको जो रिस्पॉन्सिबल आदमी थे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया, अच्छे काम के लिए। अब अच्छा काम तो उसी पे तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कितना अच्छा काम हुआ था वो। दैट इज़ राइट। आउट इन द ओपन। पर टेल मी अबाउट दिस कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी जिस तरह से हमने स्ट्राइक्स किए, जो हमारी मिसाइल्स हमने गिराई वहाँ पे पिन पॉइंट लोकेशंस थी हमारे पास में। ऑफ कोर्स ये ऐसे तो है नहीं कि मतलब हमने गूगल मैप से इंफॉर्मेशन लिया हो। वी हैड वेरी क्रेडिबल एग्जैक्ट लोकेशंस कि कहाँ पे क्या है, किस बंकर में कौन है, किस जगह पे कौन होगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में आई कैसे? डू वी हैव मतलब क्या भारत के एजेंट्स पाकिस्तान में अब भी है जहाँ से ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी? देखिए, मैंने इसलिए आपसे यही कहा कि हम लोग ने वॉर जीता।
आर्मी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, मिलिट्री ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया अपना। दे अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब उसी ऑब्जेक्टिव में यह आया कि उन्होंने कैसे पिन पॉइंट कर लिया कि मसूद अजहर की फैमिली है, आई थिंक 12 लोग मारे गए थे कि उस समय है वहाँ पे, और कैसे उन्होंने पिन पॉइंट कर लिया कि कौन कौन से मॉस्क्स हैं या एस्टैब्लिशमेंट हैं जो जहाँ पे ये लोग रहते हैं। इंटेलिजेंस तो था। इंटेलिजेंस, वॉर के पहले आप जब एयर स्ट्राइक करते हो, यू डोंट स्टार्ट फायरिंग रैंडमली, राइट? यू नीड टू हैव लोकेशन ऑफ दीज, आपको कहाँ गिराना है, आपका टारगेट कहाँ है, आपका किस जगह पर है, कितना दूर है वहाँ पे, उस समय वो आदमी है कि नहीं है, आप खाली बिल्डिंग पे तो नहीं गिरा रहे हो। तो ऑब्वियसली वी हैड अ लॉट ऑफ क्रेडिबल इंटेलिजेंस व्हिच वाज प्रूवन, एंड दे डिड इवन, एंड इन फैक्ट आई वाज द पर्सन, आई ट्वीटेड अबाउट इट that Masood Azhar's family, they have lost 12 or 14. I was the first person to tweet about it in the morning. उन्हीं के किसी ने मुझे बता दिया था रात में। तो we had intelligence, we had credible intelligence, and it was a mixture of human intelligence and Signet, which is satellite का था, and I also know people who were a part of it, and they were very smart. They did a very fine job. उन्होंने बिल्कुल बना के दे दिया था। राइट। सो मतलब इट इज़ राइट टू से कि हमारे धुरंधर थे वहाँ पे। बट ऑन द अदर हैंड जो एक हेडलाइन अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात हुई है या फेमस हुई है वो थी धुरंधर धस्त, जो कि अमेरिका में एक केस हुआ, निखिल गुप्ता वाला केस। अब दिस इज़ अ वेरी वियर्डली इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि इसमें जिन चीज़ों की हमने बात की कि एक सीक्रेट सर्विस में दिस इज़ हाउ द ऑपरेशंस वर्क, कि मतलब एक इंसान जो काम कर रहा है शायद वो दूसरे इंसान को पता भी ना हो। व्हिच इज़ लाइक सेइंग कि आप अपने लेफ्ट हैंड से कुछ काम कर रहे हो तो आपके राइट हैंड को पता भी नहीं चलना चाहिए। बट यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, ईच एंड एवरी पर्सन न्यू। निखिल गुप्ता जिनके साथ टच में था, यूसी 1, यूसी 2, वो अंडर कवर एजेंट्स निकलते हैं अमेरिका के ही। विकास यादव की हम बात करते हैं, ही इज़ सेंडिंग निखिल गुप्ता निज्जर की डेड बॉडी का वीडियो, फोटोज़, जो कि टेक्निकली किसी को नहीं करना चाहिए। अगर एक नॉर्मल क्रिमिनल भी है, वो क्यों खुद प्रूफ देगा, किसी को भी ट्रेल छोड़ेगा वो। हुआ क्या है इस केस में, एंड यू आर द ओनली जर्नलिस्ट जिन्होंने निखिल गुप्ता से एक्चुअली बात की है। सो क्या हो रहा है ये? देखिए, इस पे 3 थ्योरी है। आपसे मैंने पहले भी बताया जैसे कि एक थ्योरी है जो निखिल गुप्ता ने मेरे को इंटरव्यू में कहा था, जिससे अब वो ख़ैर उन्होंने अपना पोज़ीशन चेंज कर लिया है। जो उनका इंटरव्यू था, उन्होंने मुझसे कहा था कि इट्स अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ एनी ऑफ दीज़ थिंग्स। आई डोंट नो एनीवन इन द गवर्नमेंट ऑपरेशन, लीव असाइड इंटेलिजेंस एजेंसीज़, ये वो जो भी उन्होंने कहा था। अब उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि येस, आई एम गिल्टी। एक वो थ्योरी है जो निखिल गुप्ता की थ्योरी। सेकंड थ्योरी इज़ यूएस गवर्नमेंट की, जो है कि it was a sanctioned operation of government of India, which was carried out by research and analysis wing DORA. Third is the theory, the stand that has been taken by government of India, that it was a operation done by a rogue agent, the rogue agent being Vikas Yadav. अब इन तीनों के बीच में ही है कुछ कहानी। मानना हम लोग को है कि कौन सी बात सही है। देखिए अब क्या होता है, क्योंकि अब उनको 29 को उनका कन्विक्शन है। ही विल गेट टेक्निकली उनको जो प्रिज़न मिलना है, सेंटेंस मिलना है, दैट इज़ 40 इयर्स मैक्सिमम। माय असेसमेंट इज़ कि उनको 15-20 साल के आसपास मिलेगा, क्योंकि ही हैज़ एक्सेप्टेड हिज़ प्ली। बट इसका लार्जर रेमिफिकेशन ये होगा जिसपे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 29 अगस्त मिड में निज्जर का केस स्टार्ट होगा, हियरिंग ट्रायल स्टार्ट होगा कनाडा में। उसमें 4 लोग को पकड़ा है एजेंसीज़ ने वहाँ की। उसमें भी निखिल गुप्ता का नाम है, दैट ही वाज़ अ पार्ट ऑफ द एंटायर ऑपरेशन। इनफैक्ट निखिल गुप्ता ने जो मेरे को इंटरव्यू दिया था, ही टोल्ड मी, आई आस्क्ड हिम दिस, तो ही टोल्ड मी कि वो तो एजेंसी मेरे से कुछ भी बुलवा सकती है, इसलिए मेरे पे प्रेशर करवा रहे हैं वो। उन्होंने इस तरीके से एक जेल में डाला है जहाँ पे स्टैबिंग बहुत रैम्पेंट है, उनकी पिटाई भी हुई थी, टोल्ड मी दैट। तो और एग्ज़ैक्टली जो उन्होंने कहा था वो हो गया है। नाउ ही हैज़ एक्सेप्टेड हिज़ प्ली, सॉरी ही इज़ गिल्टी ऑफ इट। अब देखिए कनाडा में क्या होता है, अब मानिए उन्होंने बोल दिया कि निज्जर में भी मैं ही शामिल था, एंड इट वाज़ अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन जो रॉ करवा रही थी। तो बहुत डेलिकेट सेंसिटिव सिचुएशन आ जाएगी। तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट कि कैसा होता है। एंड मेरा उनसे इंटरेक्शन आई थिंक 2 या 3 बार हुआ है, एंड ही वाज़ वेरी, वेरी एनर्जेटिक एट दैट पॉइंट। अभी तो मेरा कुछ टाइम से नहीं हुआ है, बट एट दैट पॉइंट ही वाज़ वेरी एनर्जेटिक, जय हिंद एंड ऑल।
He was sounding very patriotic. He said that I will never accept anything. I have not done anything. Why would I accept it? And I was very surprised to be honest कि इन्होंने accept कैसे कर लिया. But back of the mind मेरे को था कि इनको सपोर्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके ये और इनके फैमिली मेंबर्स वो मिल नहीं रहा था. लाइक कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं मिला. तो अब आप 4 साल से एक पर्टिकुलर क्लोज़ रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में हैं, जिससे आपकी फैमिली मेंबर से बात नहीं हो पा रही है. आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सपोर्ट नहीं मिला, तो आप फिर अल्टीमेटली टूट जाओगे. अज्यूमिंग कि ही इज़ इनोसेंट, व्हिच ही इज़ सेइंग दैट ही इज़ नॉट, बट आई एम अज्यूमिंग कि ही इज़ राइट. तो अब वो मान लिया उन्होंने, उनको जो-जो आप बोलते जाओगे सीआईए, एफबीआई जो बोलेगी, जिसके कस्टडी में है, वो तो सब मानेगा इंसान. वो मान रहे हैं वो. और अब मेरे से कोई पूछते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्सुलर एक्सेस क्यों नहीं दिया? उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है. देखिए इसलिए ये जो पूरा इंटेलिजेंस का जो होता है ना, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स मोस्टली ग्रे. निखिल गुप्ता को कॉन्सुलर एक्सेस यूएस गवर्नमेंट मना नहीं कर रही थी. हमारे यहाँ से थोड़ा नहीं दिखाया जा रहा था कि हम लोग कॉन्सुलर एक्सेस एज़ इन कि वहाँ का कोई डिप्लोमेट जाएगा इंडिया का, उससे मिलेगा, जेल में बात करेगा. मानिए वो जाते जेल में मिलने, आई थिंक एक बार गए थे, उसके बाद नहीं गए. मानिए जा रहे मिलने, निखिल गुप्ता को एजेंसीज़ ने बोल दिया है कि यूएस की एजेंसीज़ ने कि आप जैसे ही आपसे मिलने आएँगे ना डिप्लोमेट, इंडियन डिप्लोमेट, आप ये चीज़ बोल देना कि अरे मैंने आपके लिए इतना सारा काम किया. मानिए 4 एजेंसीज़ में 4 लोग का नाम ले लेते हो, या होम डिपार्टमेंट में किसी का भी नाम ले लेते हैं कि मैंने उन्होंने मुझसे ये कहा था, आप लोग ने कुछ मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और सब रिकॉर्ड होता है वो. तो फिर सोचिए इंडिया का सिचुएशन कितना डेलिकेट हो जाता. बिकॉज आई हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स कि आप लोग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही डिजर्व दैट. तो उन्होंने कहा कि इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि मानिए, और उनका असेसमेंट एक तरीके से सही हुआ जब उन्होंने गिल्टी वाला मान लिया कि गिल्ट मैं हूँ, मैंने किया ये सब. तो विच शोज़ कि प्रेशर तो है उन पे. अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करते, तो क्या उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस मिल जाता? देखिए कॉन्सुलर एक्सेस तो उनको बहुत टाइम से नहीं मिला है. वो अभी तक तो प्लीड नहीं कर रहे थे. एज़ आई सेड कि इसमें ना व्हाइट एंड ब्लैक में कुछ जवाब देना बड़ा मुश्किल है. नहीं करते, क्या पता आगे जाके कर जाते. 4 साल मानिए वो नहीं करते और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कॉन्सुलर एक्सेस देती, और बीच में अचानक कुछ ऐसी बात बोल देते जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी दुविधा में फंस जाती कि क्या बोल दिया इसने, और अमेरिका उसको यूज करके प्रेशर डालता. डिप्लोमेटिक सिचुएशन की रिलेशनशिप की बात हो जाती है इसमें, राइट. हम लोग का इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है उनसे, बेका 4-5 है, एक बेका करके है, जो है 2015-17 में हुआ है. तो वी कोऑपरेट विद देम ऑन वेरी डिफरेंट लेवल ऑन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस शेयरिंग. अब उसमें फिर वही है कि आपको बैलेंस करना है, कि आपको चूज़ करना है कि निखिल गुप्ता को आप सपोर्ट करेंगे, कि आपका जो इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑपरेशन है जिससे आपको ज़्यादा बेटर ऑपरेशन मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको चूज़ करेंगे. इसलिए आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, एंड दिस पुअर गाय इज़ इन बिटवीन दैट. तो ये जो निखिल गुप्ता वाला केस है, इसमें आपका गट फीलिंग क्या कहता है? बिकॉज़ यू हैव स्पोकन टू हिम एंड आपने कहा कि 3 अलग-अलग वर्जन्स हैं, थियरीज़ है। कौन-सी थियरी इज़ क्लोज़ टू होम कि मतलब क्या निखिल गुप्ता ने सच में ये चीज़ की? क्या ये आरएनडीडब्ल्यू का ऑपरेशन था? क्या ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है? क्या है ये? देखिए उन्होंने तो मान लिया है, उन्होंने कोर्ट में मान लिया, उनसे कोर्ट ने इंस्टेंसेस पूछे कि आपने ये किया, उन्होंने सब चीज़ मान लिया है. अब तो मतलब जस्ट फॉर आवर डिस्कशन आई वुड से कि मेरा जो गट फीलिंग है, आई वुड गो विद व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड, दैट इट वाज अ ऑपरेशन दैट वाज conceptualized by a rogue agent which is विकास यादव इन दिस पर्टिकुलर केस. और उन्होंने फिर आगे चल के थोड़ा एक्साइटेड हो गए वो, उन्होंने जाके निखिल गुप्ता को रिक्रूट किया, हु वाज अ सिंपल बिजनेसमैन. निखिल गुप्ता ने जाके उन्होंने बताया वो निखिल गुप्ता को कि आप हमें ये करना है, और आप उसके लिए, क्योंकि नो यू गो अराउंड, यू विजिट अमेरिका, यू विजिट कनाडा एंड एवरीवन, तो आप वहाँ पे जाके 2-3 लोग को रिक्रूट करो जो
ये पर्टिकुलर आदमी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनको मार दे। हुँ, अब जब आपसे कोई एलिजेड रॉ का एजेंट बात कर रहा है कि मैं रॉ में हूँ, ऐसा-वैसा कार्ड-वार्ड दिखा देता है आपको। एज़ अ कॉमन मैन आप सोचते हो कि हाँ, ये रॉ का आदमी है। हुँ, इतनी ऑब्वियसली इनके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया होगा, फोटो वीडियोस भी दिखाए होंगे टू कन्विंस हिम कि ही इज अ दिस इज अ लेजिटिमेट ऑपरेशन। तो आप मान में उसकी बात में आ जाते हो, एंड देन आप उससे माइंडसेट में आ जाते हो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हो, तो आप एंड माइंड यू कि निखिल गुप्ता इज नॉट अ ट्रेन्ड एजेंट, ही इज हुँ, जस्ट अ बिजनेसमैन। तो उनको कहा गया कि आप रिक्रूट करो, तो उन्होंने 2 लोग से बात की, इधर उधर 4 लोग को फोन लगाया हो अपने सर्कल में कि यार मेरे को कुछ काम है, आप किसी क्रिमिनल को जानते हो, तो उन्होंने बोला होगा। तो किस्मत उनकी खराब, निखिल गुप्ता की, उन्होंने जिसको रिक्रूट किया वो अमेरिकन एजेंट था, हुँ, डीईए के लिए काम कर रहा था। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि विकास यादव, चलिए रोग एजेंट ही था, वो तो मैं भी मानता हूँ। तो इतना तो उसमें समझदारी दिखानी चाहिए थी उसको, या उनके जो हैंडलर थे, अगर वो अकेले काम नहीं कर रहे थे इसमें, कि आप चेक तो करो उस जो निखिल गुप्ता आपको लेके आ रहा है यूसी 1 यूसी 2 की शूटर है, आप उसका बैकग्राउंड चेक करोगे ना। आपने वो नहीं किया, साफ दिख रहा है नहीं किया, तभी तो वो फंस गए वो निखिल गुप्ता वहां पे। मेरा ये मानना है इसमें। हुँ। एंड जो ये फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर किए जो डेड बॉडी के, बिल्कुल, आई ये मीन एक जी, एजेंट तो नहीं करता नहीं मतलब। करता ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें देखिए, एक आदमी की गलती दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा, तो विकास यादव की है वो गलती, हुँ, उसको सर्विस से हटा दिया गया है, वो अलग चीज़ है। बट जीमेल पे वो ऑपरेशंस की अरे आप और मैं अगर कुछ ऐसा ऑपरेशन मानिए एज़ अ प्राइवेट इंडिविजुअल करेंगे किसी के अगेंस्ट में, तो हम लोग इतने सेफ्टी बना के रखेंगे अपना, हुँ, ठीक है? वो रॉ का पार्ट था वो उस समय, वो करेक्ट। उसने इतनी गलती की, इतनी सारी। मतलब दृश्यम जैसे फ़िल्म में वो कैरेक्टर ज़्यादा बेटर प्लान करता है। एग्ज़ैक्टली, आपका मतलब वही ना, आईक्यू कितना आपका लो था करेक्ट। कि आपने जीमेल पे आप फ़ोटो भेज रहे हो, आपका अच्छा जो जीमेल था, वो दूसरे जीमेल से कनेक्टेड था, तो हुँ, अमेरिकन एजेंसीज़ ने उस जीमेल का भी डिटेल्स निकाल लिए सब, जो हुँ, उसका सर्विस शीट थी, कहाँ से मिला वो? उनको जीमेल में था वो, क्योंकि ही वाज़ फाइटिंग अ केस, जी। ही हैड कंटेस्टेड अ केस अगेंस्ट हिज़ उसका उनका हुआ नहीं था, वो सीआरपीएफ से आए थे, तो रॉ में उनका हो नहीं रहा था कन्फर्मेशन, तो ही हैड फाइल्ड अ केस इन कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। वो सब डिटेल उनके जीमेल में थी, तो एजेंसीज़ को सब मिल गया, यूएस जी, एजेंसीज़ को। तो लापरवाही तो बहुत ज़्यादा हुई है उसमें उनकी तरफ से। राइट। बट लाइक तो ओवरऑल ये चीज़ निकल के आती है कि बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है दैट इज़ क्लोज़र टू होम, कि मतलब वो रोग एजेंट था, उसने कुछ किया। बट इसमें आई वांट टू आस्क यू कि ऐसा भी हो सकता है ना कि विकास यादव को जो शायद हैंडल कर रहा हो, वो सीआईए के लिए काम कर रहा हो एंड दिस होल थिंग वाज़ प्लान्ड, क्योंकि जो ट्रेड डील वगैरह के बारे में भी हमने देख रहे हैं इतने टाइम से, उसका एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह यूज़ करने के लिए उसमें ये काम आ जाए। ये एक थ्योरी चलती है सर्कल में, हम लोग मतलब रेलेवेंट सर्कल्स में, कि ऐसा हुआ होगा। मैंने नहीं सुना ऐसा कि विकास यादव के कोई हैंडलर थे, वो यूसीआईए के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे थे। मैंने नहीं सुना है, तो जब नहीं सुना है तो आई वुड टेंड टू से कि ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ऐसा होता तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे को पता तो चल जाता, बट नहीं हुआ ऐसा। और ऐसा नहीं है कि सीआईए वालों ने पहले हमारी एजेंसीज़ वालों को रिक्रूट नहीं किया है। दैट यूज्ड टू हैपन अर्लियर। बहुत सारे केसेज़ है, इसमें नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। रविंदर हाँ, एक वो थे सबसे बड़ा केस या था। तो होता है, बट आई डोंट थिंक इसमें ये हुआ था। दिस वाज़ प्योरली आई थिंक फेलियर बाय विकास यादव, जिन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस तक नहीं किया इसमें। एंड बीच में आपने एक बात की थी कि आरएनडीडब्ल्यू ने बहुत सारे बड़े-बड़े ऑपरेशंस किए, बांग्लादेश आप कह रहे थे एक एग्जांपल है। ऐसे कोई और ऑपरेशंस है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो जो लोगों को नहीं पता है अभी तक? देखिए, स्पेसिफिक डिटेल्स तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, बट एजेंसी है हमारी जो, वो बहुत सारे देशों में मतलब आप उसको एग्रेसिव ऑपरेशन नहीं करती है कि मार दिया, उठा लिया, ये सब नहीं। ये तो मूवीज में ज़्यादा दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा इन्फ्लुएंस करने का ऑपरेशंस रहता है, सॉफ्ट पावर जो होता है। एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ, मानिए एक गल्फ कंट्री है, उसमें किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के कारण इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है,
तो उसमें ऑपरेशन करते हैं, वो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑपरेशन। उसमें अलग तरीका होता है। जो उसमें आदमी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। बहुत सारा तरीका होता है। तो अगर आप इंटेलिजेंस ऑपरेशन सोचिए तो आप उसको इस तरीके से मत सोचिए कि सिर्फ़ किसी को जाके मार दिया, किसी को उठा लिया, नहीं। रॉ का जो एम्बिट है बहुत बड़ा है एंड इवॉल्व कर रही है बहुत, एजेंसीज़ ने बहुत इवॉल्व किया है रिसेंटली पिछले 10 साल में। एंड दे हैव बीन स्टार्टिंग टू फोकस ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग लाइक एनी अदर एजेंसीज़। और मेरी बाकी देश के लोगों से भी बात होती है, डिप्लोमैट्स से। अगेन आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट कि रॉ अपने बारे में बताती नहीं है। बताएगी तो बहुत सारी चीज़ उसके बारे में जो धारणा है, बहुत सारे जो इम्प्रेशन है, परसेप्शन है कि मोसाद बहुत अच्छी है। मोसाद बहुत अच्छी है, नो डाउट। बट हो सकता है कि एक बाद में नैरेटिव में ये भी आ जाए कि रॉ भी कोई कम नहीं है। एंड 2611 के बारे में हम बहुत बात करते हैं। सो 2611 आई थिंक अब तक जितना भी लोगों ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की है या कवर किया है, हमने एक एनएसडी वाला एंगल देखा है, हमने मुंबई पुलिस वाला एंगल देखा है, हमने आर्मी वाला एंगल देखा है। वी हैव लिटरली सीन एवरी एंगल, बट इंटेलिजेंस के एंगल से या लेंस से हमने नहीं जाना है 2611 को। इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि फर्स्टली एक तो क्या ये फेलियर था इंटेलिजेंस का? सेकेंडली जिस तरह से पाकिस्तान ने इसे प्लान किया था, वो क्या हो रहा था? बिकॉज़ आपने एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी ऑफ द कैमरा, सो आई वांट यू टू रिले दैट अगेन। तो कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि वेदर इट वाज़ एन इंटेलिजेंस फेलियर, येस आई वुड एग्री विद दैट, इट वाज़ एन इंटेलिजेंस फेलियर। अब लोग बोलते हैं कि उसको एक नैरो व्यू में देखते हैं कि मुंबई में आए, हमें पता कैसे नहीं चला। आप उसके बैकग्राउंड में जाइए ना। इतने महीने से वो ऑपरेशन कर रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे, ठीक है। आपको वो पता नहीं चला। थोड़ा और पीछे चले जाइए, डेविड हेडले आया, उसने रेकी की, उसने सिम खरीदे। तहावुर राणा आया, उन्होंने रेकी की। 2 ढाई 3 साल से चल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ही वाज़ इन टच विद पाकिस्तानी हैंडलर्स, आपको पता ही नहीं चल रहा है। 26/11 तो वाज़ द कल्मिनेशन ऑफ दैट एंटायर एक्सरसाइज़ जो 2-3 साल से चल रही थी। तो 3 साल का आपका फेलियर तो वहाँ दिख गया। हुँ, ये तो लास्ट की बात है कि वो लोग उतरे, उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद हमने मार दिया। बट ऑब्वियसली इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस फेलियर क्यों बोला जाता है कि किसी चीज़, क्योंकि आपने प्रीएम्प्ट नहीं किया ना, आपने पहले नहीं बताया। इनफैक्ट प्रधान कमिटी बनी थी, उसके बाद होम सेक्रेटरी थे रिटायर्ड, उनके अंडर एक कमिटी बनी थी टू लुक इनटू द, उसका बहुत नैरो था मैंडेट। कुछ तरीके से उन्होंने भी हिंट किया कि देयर वाज़ एन इंटेलिजेंस फेलियर। अराउंड 2 डज़न इनपुट्स मिले थे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि ऐसा कुछ होने वाला है। सी से आएँगे, उसके बाद भी इसको आप रोक नहीं पाए। धुरंधर में भी ये दिखाया गया है, व्हिच इज़ आई थिंक टू आई कैन से इट वेरी सेफली कि वो ठीक है, वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है कि इंडियन इंटेलिजेंस के बाद इनपुट था वो। मोस्ट ऑफ दीज़ ऑफिसर्स हैव रिटायर्ड नाउ। अब 16-17 साल हो गया जो टॉप पोज़ीशन पे थे। बट येस इट वाज़ एन इंटेलिजेंस फेलियर। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि क्या उसमें एक और इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंस चीज़ है के जो, हाँ। हुँ, देखिए, जब मैं जर्नलिज़्म में आया, बाकी जर्नलिस्ट की तरह जो इस पर्टिकुलर चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, मेरा 26/11 वाज़ वेरी क्लोज़ टू मी इन दैट सेंस कि कैसे हो गया ये? एज़ अ जर्नलिस्ट आई थॉट कि इट वाज़ अ फेलियर ऑब्वियसली, और नहीं होना चाहिए। तो अब जर्नलिस्ट का काम रहता है कि वो नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, जिनसे गलती हुई है, वो नहीं मानेंगी कि हमसे गलती हुई है। तो मेरा था कि चलिए देखते हैं कि उसमें क्या-क्या निकालना है, कैसे करना है, क्यों हुआ, क्या सीखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि दोबारा ना हो। उस पे फिर मेरे को पता चला कि वो लोगों से बातचीत हुई कि उसमें से कुछ अटैकर्स दे हैड कम टू इंडिया वे बिफोर 26/11। जो थ्योरी है, जो कोर्ट में भी एक्सेप्टेड हो चुकी है, कन्विक्शन हो चुका है जिसके बेसिस पे कि वो 26 को ही वो लोग आए थे बीच में, कुबेर बोट से आए थे वो हुँ, उन्होंने। बट मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि वो पहले से आए हुए थे। देन आई स्पोक टू वन ऑफ द सर्वाइवर्स। शी आल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग दैट शी हैड बीन सीइंग दिस पर्टिकुलर 4 लोग उसमें थे इंक्लूडिंग कसाब।
that they were roaming around the Leopold Cafe for the last 2 days. और ये उन्होंने मतलब पहले से देख लिया था उन्हें? पहले से वो देख रही थी 2 दिन से, वो देख रही अच्छा। थी। हाँ, तो देखा तो उन्होंने उन्होंने एजेंसी को भी बताया ये, व्हेन एजेंसी स्पोक टू देम, मुंबई पुलिस स्पोक टू हर, तो उन्होंने बताया ये चीज़, बट इस पे कुछ निकला नहीं ऑब्वियसली। प्रधान कमेटी ने भी उसके अपने रिपोर्ट में इसको मेंशन किया है दैट उन्होंने उसको कोट अनकोट आई थिंक रूमर बोला है कि दैट देयर वर रूमर्स, बट वी हैव शेयर्ड दिस विद द सेंट्रल एजेंसीज कि ऐसा-ऐसा हमने सुना है, इस पे आपको अगर जाँच करना है तो करिए। बट वो हुआ नहीं फिर। अब एज़ अ जर्नलिस्ट मैं यही कर सकता हूँ कि उसको मैं पब्लिक डोमेन में ला सकता हूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ है। अब मेरे पास वो वेयर-विथऑल नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है, ना मेरे पास लीगल राइट है कि मैं उस इतना डिटेल में जाके पता करूँ। ये तो एजेंसीज़ को पता करना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर था, स्पेकुलेशन था। मेरे को एजेंसीज़ वाले लोगों ने बताया मेरे को कि दे हैड आल्सो हर्ड दिस कि ऐसा हुआ था, रेट। तो लेट्स सी कि अब आगे इस पे कुछ होता है कि नहीं होता। अब 17 साल हो गए, 16 साल पूरे, हाँ 17 साल हो गए। अब क्या मिलेगा उसमें, क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप सोचिए 10 लोग आ रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तानी हैं, दे आर इलिटरेट, उनकी बेसिक ट्रेनिंग हुई है, गूगल मैप चलता नहीं था। कैसे वो मुंबई में उतरे, इतने पतली गलियाँ हैं और उन्होंने जहाँ-जहाँ जाना था वो वहीं पहुँच गए, वहाँ से शूट आउट करते हुए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप दिल्ली आते हैं इतना, मैं आपसे बोलूँ कि आप सीपी चल के आप वहाँ पहुँच जाइए, तो आपको भी डिफिकल्टी होगी अनलेस एंड यूजिंग द गूगल मैप। करेक्ट। या आप जहाँ रह रहे हैं वहीं आपसे मैं बोल दूँ कि चलिए ना हम लोग वहाँ मिलते हैं, तो आपको भी आइडिया नहीं होगा ना। तो आई एम जस्ट सेइंग, अब उसमें एक थ्योरी है कि नहीं उनको तो डेविड हेडले और तहव्वुर राना ने मैप वैप बना के दे दिया था, तो बट आई डोंट एग्री विद दैट। सो आई थिंक कि इसमें कुछ बात तो है। और क्यों कोई इंसान ऐसी कहानी बना देगा कि उसने 4 लोग को पहले से देखा था, दैट टू अजमल कसाब भी था उसमें। दैट शुड हैव बीन प्रूव्ड, इट हैज़ नॉट हैपेंड टिल नाउ, लेट्स सी। हुँ। पर ये जो डेविड हेडली की भी हम बात करते हैं, धुरंधर में भी ये दिखाया है कि डेविड हेडली लश्कर के लिए काम कर रहा था। वो एक सीन है पर्टिकुलर जहाँ पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर डेविड हेडली को देखता है। डेविड हेडली के बारे में रूमर्स मैंने ये भी सुना है कि वो सीआईए के लिए भी काम कर रहा था। आई एग्री एग्री विद दैट कि वो डबल एजेंट था वो, एंड दैट इज़ व्हाई दे हैव नॉट सेंट हिम बैक ना, दे सेड इट वेरी क्लियरली कि उसका एक्स्ट्राडिशन हम नहीं करेंगे। आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, दिस वाज़ इन 2009। एनआईए की टीम गई थी एक, 3 लोग की टीम थी। उसको इंट्रोगेट करने बहुत मेहनत लगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमिशन लेने की, सीआईए की कस्टडी में था वो, उन्हीं का एसेट था वो तो। तो उसमें बहुत मेहनत लगी, बट दे अल्टीमेटली दे गॉट हिज कि आपको इंट्रोगेट कर लीजिए, बट इंट्रोगेशन में भी यही सेटअप था। हमारी एजेंसी के लोग, एनआईए के लोग यहाँ बैठे थे, सामने हेडली बैठा था, बगल में 2 सीआईए के लोग बैठे थे, बगल यहाँ पे 2 सीआईए के लोग बैठे थे और पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा था। मतलब इट वाज़ अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट कि आप एनआईए अगर ऐसा कुछ पूछती जो उनको लगता सीआईए को कि ये नहीं पूछना चाहिए, इससे या हमारा इंटरेस्ट हर्ट होगा या हेडली का इंटरेस्ट हर्ट होगा, तो वो रोक देती। दैट वाज़ द मैंडेट कि बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में उसका वो हुआ इंट्रोगेशन। उसमें वन ऑफ द थिंग्स दैट हेडली सेड, एंड आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट दैट, आई गॉट एक्सेस टू दैट इंट्रोगेशन रिपोर्ट, कि ही सेड कि इशरत जहां जो थी, आपको याद होगा, हाँ। शी वाज़ अ पार्ट ऑफ लश्कर। हुँ। वहाँ से पूरा, क्योंकि तब तक तो ये था कि इशरत जहान इज़ अ इनोसेंट वुमन हू वाज़ किल्ड इन फेक एनकाउंटर बाय द गुजरात राइट। पुलिस एंड आईबी एंड ऑल। बट वो एंड दैट जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट था वाज़ विद द गवर्नमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट हुँ। दे डिडंट रिलीज़ इट, क्योंकि पॉलिटिकली उनको सूट कर रहा था कि वो बोले कि इशरत जहान वाज़ अ पार्ट ऑफ लश्कर। हुँ। बट बाद में वो मैंने रिपोर्ट का डिटेल्स डाला कि हेडली ने खुद कंफर्म किया कि, क्योंकि ही वाज, यू वुड बी अवेयर कि हेडली यूज्ड टू विजिट दीज ट्रेनिंग कैंप्स, येस। जाके उन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया वहाँ पे। तो उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज थी कि इशरत वाज अ पार्ट ऑफ द लश्कर हुँ। मॉड्यूल। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट केम आउट पब्लिकली। सो अगर अमेरिका ये चीज़ करता है तो इट इज़ फेयर, इंडिया करता है तो इट इज़ नॉट फेयर। यस, उसका स्टोरी, उसका बहुत सिंपल रीजन है कि सुपर पावर है। हुँ। आप हम कर सकते हैं, हम जो करता ही है वो, आप कैसे करिएगा?
हुँ, आप हमारे एरिया में आके हमारे ही आदमी को मारिएगा। पन्नून उनका आदमी है, हुँ, व्हिच हैज़ बीन ऑफिशियली कन्फर्म्ड, कम्युनिकेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हुँ, 3-4 इयर्स अगो। सब प्रूफ है हमारे पास। राइट। तो उनको और बुरा लगा कि जब आपको पता है कि हमारा आदमी, तब भी आप उसको क्यों अटैक कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू दिस एंड यू आर आई एम द सुपर पावर, यू आर नॉट द सुपर पावर। हाउ कैन यू कम इनटू माय टेरिटरी एंड डू सच थिंग्स व्हिच आई हैव बीन डूइंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड? तो ये तो है ही, हिपोक्रेसी तो है ही। राइट। एंड आपने एक और जो आर्टिकल लिखा था, मैं आई वाज़ गोइंग थ्रू दैट, जिसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि किस तरह से अमेरिका से पैसा आता था, जो नेपाल जाता था। एक यूथ लीडरशिप वहाँ पे सॉर्ट ऑफ एनजीओ जैसा था, उसमें पैसा जाता था एंड फिर वहाँ से जो पूरा एक नेपाल में रेवोल्यूशन की तरह ही हम कह सकते हैं, आ गया, बच्चे सड़कों पे आ गए, जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो हुए, ऑल ऑफ दैट फंडिंग वाज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका। ये कैसे काम करता है? देखिए, जब ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, उसके पहले मुझे किसी ने रीच आउट टू मी कि आई हैव सम डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू नेपाल एंड आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू इट। मैंने कहा, "आप भेजिए।" उन्होंने भेजा मुझे और काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट था वो। और मोस्टली इट वाज़ रिलेटेड टू हाउ अमेरिका वाज़ फंडिंग वेरियस एजेंसीज़, वेरियस ऑर्गनाइजेशन इन नेपाल। उसमें उन्होंने एलजीबीटी कम्युनिटी को आइडेंटिफ़ाई किया था, सोशल वर्क करते थे उनको आइडेंटिफ़ाई किया था। एंड इट वाज़ अ प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया था, पॉलिटिकल लीडर्स को अपॉइंट किया था, जो उस समय दे वर नॉट वेरी बिग नेम्स, बट दे वर देयर। उनको ये 4 साल से चल रहा था। लास्ट ईयर मुझे बताया गया और 4 साल से चल रहा था ये पूरा। धीरे, धीरे, धीरे उन्होंने उनको पैसा देना स्टार्ट किया। उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि, और वो जो एजेंसीज़ थी जो पैसा दे रही थी, यूएसएड थी और 2-3 एजेंसीज़ थी, मैंने नाम लिखा है उसका। उनको वो फ्रंट पे कहीं नहीं आए। उनका नेपाल ही बेस्ड में लोकल एजेंसीज़ थी, उसको पैसा जा रहा था, वो बाँट रहे थे। अब मुझे आई एम नॉट श्योर कि नेपाल की एजेंसीज़ को पता था कि नहीं पता था कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो यूएस गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको तो ये कहा गया कि नहीं, हम लोग एलजीबीटी कम्युनिटी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनकी चाहते हैं कि उनकी जो बात है मीडिया में आए, सोशल मीडिया में आए। दैट्स व्हाई वी आर आल्सो प्रमोटिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया। उन्होंने वहाँ पे यूट्यूब चैनल्स भी बहुत सारे लाए। बट जब 4 साल बाद देखा मैंने उसको पूरा, उसमें दिख रहा था कि उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाना था। दे हैड टू ब्रिंग इन अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन फ्रॉम विदिन। हुँ, और उसमें उन्होंने 3-4 लोग को, पॉलिटिकल लीडर्स को आइडेंटिफ़ाई किया था, उनको पैसे भी दिए गए थे। अब मैं देख रहा हूँ कि उनमें से 2-3 लोग दे आर इन द पोज़ीशन टू बिकम द पीएम। बालन शाह जो है। यस। अब हो सकता है कि 5 तारीख को चुनाव में, 5th मार्च को, हो सकता है बालन शाह वुड बिकम द नेक्स्ट पीएम। एज़ पर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई हैव, ही वुड he has been supported by the US agencies. Let's see how things work out now. सो बेसिकली इज़ दिस सेफ टू से कि मतलब आज जिस तरह से एटलीस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड हमारा जो नेबरहुड है पूरा, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर्स इज़ अमेरिका, क्योंकि जिस तरह से वो सब कुछ कर रहे हैं ये। No, it has always been there. That has been the whole genesis of the super power thing. कि कोल्ड वॉर जो हुआ कि रशिया है, यूएस है, आप किसके साइड है? यूएस के साइड है कि रशिया के साइड है? इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन एन इंसिडेंट कि एक जब इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया इन द रशिया यूक्रेन वॉर, अमेरिका वाज नॉट हैप्पी एंड दिस इज एवरीथिंग इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड एंड पब्लिक रिकॉर्ड है वो। हुँ, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया कि फ्रॉम द यूएस कि आप हमारे साइड आइए, यू जस्ट कंडेम एवरीथिंग, you speak out against Russia. Government of India said no, we won't do that. We have our own interest. We'll have our autonomy. We'll decide what we have to do. And they took a middle path. They condemned both of these actions. They said that this is not an era of war and everything. The PM said this. उसके बाद कुछ टाइम बाद एक पर्टिकुलर एम्बेसी में, इंडिया दिल्ली में मीटिंग हुई। उसमें उसमें कुछ कुछ लोग थे, बाहर के लोग थे। एंड द इंटायर कोर एजेंडा ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग वाज हाउ टू रिमूव द बीजेपी। 2024 इलेक्शन आने वाला था कि हाउ टू रिमूव द पीएम एंड हाउ टू रिमूव दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। या एंड बहुत हाई लेवल पे मीटिंग हुई। इट हैड बीन गोइंग ऑन, मेरे को कहीं से पता चला, बहुत ही रैंडम, नो एजेंसी नथिंग, बट एक बहुत कोइंसिडेंस हुआ अच्छा सा कि मुझे पता चल गया एंड आई रोट दैट।
एंड उसके बाद फिर द एजेंसीज गॉट एक्टिवेटेड, उसको फिर उन्होंने हैंडल किया अपने लेवल पे। सो ये जो मीटिंग्स हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि बीजेपी को पावर से हटाना है भारत में, हाउ आर दे प्लानिंग टू डू इट? डू वी हैव डिटेल्स ऑफ दैट? आई हैव सम डिटेल्स, ऑब्वियसली इसमें ये था कि दे हैव टू सपोर्ट कैंडिडेट्स हु आर इन द पोजीशन टू डिफीट द बीजेपी कैंडिडेट्स। मनी मनी फंडिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था उसमें कि नैरेटिव सेट करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। थर्डली, इनफैक्ट आई हैव रिटन अ स्टोरी व्हिच विल कम आउट टुमारो कि बहुत फंडिंग सब्सटैंशियल की गई टू क्रिएट अ एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव generally across the I mean through media, through public perception, everything, using civil society and everything. एक बहुत एलेबरेट ऑपरेशन चला था वो। ओके। या ओह! या उसके बाद आपने देखा होगा कि एफसीआरए पे जो बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप लिया, दे बिकम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द एफसीआरए थिंग। एक बहुत बड़ा रीजन उसका वही था। ओके। या कि फंडिंग आई थी बहुत सारी और उस पर्पस के लिए उसको यूज होना था। राइट। सो दिस इज़ हाउ दे डिस्टेबलाइज़ अ कंट्री। यस, हुँ। दे डू दैट। एंड ये जो अभी हमारे पीएम की जो इज़राइल की विज़िट हुई है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जहाँ पे उन्होंने हमास को कॉल आउट कर दिया। एंड एक जगह पे हम कतार से भी फ्रेंडशिप हमारी उसी तरह से रखते हैं। सो व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली हैपनिंग? ये बैलेंस कैसे बनाया है? बैलेंस तो देखिए आप एक इंसिडेंट को छोड़ के आप पिछले 50 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। वी हैव ऑलवेज टेकन अ बैलेंस्ड अप्रोच, और बैलेंस्ड अप्रोच आई एम नॉट सेइंग कि वी आर स्केयर्ड टू कॉल आउट थिंग। जैसे हमास को कॉल आउट किया ना, अब पैलेस्टीन को भी आप सपोर्ट करते हैं हम लोग, बट वी आल्सो कॉल्ड आउट हमास, क्योंकि टेरर एक्ट है ना वो। वी कैन नॉट बी सीन एज समवन हु सपोर्टिंग अ टेरर एक्टिविटी। इट वाज अ टेरर एक्टिविटी, इट वाज, क्या आप इनोसेंट लोग को मार रहे हो, आपको कोई भी जस्टिफिकेशन हो, दिस इज, यू कैन नॉट जस्टिफाई इट कि इजरायली है तो हमने मार दिया, इजरायली हमारे साथ ये करता है। तो वी हैव कंडेम्ड इट एंड वी हैव ऑलवेज बीन कंडेमनिंग इट। सो आई डोंट थिंक ठीक इसमें कुछ नया चीज हुआ है। द पीएम हैज टेकन अ वेरी प्रूडेंट स्टैंड इन दैट कंटेक्स्ट। उसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं उनके पोजीशन वाले, बट दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। करेक्ट। या एंड इजराइल हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड पार्ट। ईरान जैसे हम लोग का पार्टनर है, नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दैट कि ईरान से हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है। बिजनेस छोड़ दीजिए, ट्रेड छोड़ दीजिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी बहुत अच्छा हम लोग का है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में वी हैव वेरी गुड पार्टनरशिप विद ईरान। एंड सेम वो तो इसराइल के साथ तो सबको पता है कितना है। तो वी हैव दिस आई थिंक द सॉफ्ट पावर एंड द कैपेसिटी कि हम लोग दो अपोजिट पोल्स को भी साथ लेके हम लोग चल सकते हैं। दैट इज समथिंग इंडिया ही है, आई थिंक वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो दोनों साइड को साथ में लेके चल सकता है। एंड दोनों कंट्रीज रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ रहें, उनका सपोर्ट मिले इंडिया के, विच इज अ वेरी ह्यूज थिंग इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। कल मैं एक जो न्यूज़ पढ़ रहा था जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये अभी जो वॉर ओपन अप हुआ है, बोथ द कंट्रीज़ हैव डिक्लेयर्ड ओपन वॉर। अफ़गानिस्तान वहाँ पे ड्रोन से अटैक कर रहा है, रॉकेट्स फायर कर रहा है। इनके पास में ये इक्विपमेंट आ कहाँ से रहा है? इनका एक सीआईए का एक फैक्ट्री है, पर्टिकुलर प्रोविंस इन अफगानिस्तान। वहाँ पे कुछ कुछ वो जब गई अमेरिका तो वो छोड़ के चली गई थी। वहाँ से उन्होंने सीखा, बनाना स्टार्ट किया, उसका यूज़ किया इन्होंने। वो उन्होंने, मैंने कल बात की थी अफ़गानिस्तान के मिलिट्री में और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में काबुल में। तो मैंने यही उनसे पूछा कि आप लोग के पास ड्रोन कहाँ से आ गए? तब उन्होंने बताया, क्योंकि वो पेशावर तक उन्होंने वहाँ पे ड्रोन फेंक दिए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया मुझे ये सब डिटेल्स कि वी हैव दिस कैपेसिटी, वी हैव डेवलप्ड इट। और आजकल तो इट्स वेरी ईज़ी ना, बॉर्डर्स, जितना बॉर्डर्स रिस्ट्रिक्टेड है उतना ही बॉर्डर ओपन है। और रशिया से आ जाता है बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए अफ़गानिस्तान के लिए। एंड एवरी कंट्री वांट्स टू बी ऑन द गुड बुक ऑफ अफ़गानिस्तान राइट नाउ। एक तो उसका लोकेशन इतना अच्छा है, दूसरा उनके पास मिनरल्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो चाइना से उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि ड्रोन्स मिलता है, आई एम जस्ट सेइंग कि चाइना ओवरऑल इंडिया से उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। तभी तो बट फिर ये मतलब वियर्ड सा एक सिचुएशन नहीं बन गई कि चाइना से पाकिस्तान को भी सपोर्ट मिलता है, चाइना से अफ़गानिस्तान को भी मिलता है, पाकिस्तान को अमेरिका से भी मिलता यूएसए है। का आप देखिए ना एग्ज़ाम्पल, हाँ, यूएसए भी तो सबको सपोर्ट करता है, वो हाँ, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, हमें भी सपोर्ट करता है। करेक्ट। तो सेम थिंग इज़ विद चाइना।
सो डू यू थिंक कि मतलब एक जो वर्ल्ड वॉर वन में सिचुएशन बना था, समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग एशिया में इस वक्त? क्योंकि अगर आप देखो कितने सारे हॉटस्पॉट्स वो बनते जा रहे हैं, एंड एवरी वॉर इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि प्रॉक्सी वॉर ही चल रहा है। आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड वॉर में जाएगा, बिकॉज़ अब इकोनॉमी ना बहुत ज़्यादा इंटरवाइंड हो गई है, ठीक है? इंडिया में कुछ होता है, मानिए 10 दिन चल गया कुछ, तो उससे ना इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, दूसरी कंट्री जो है उसके उस पे भी होगा। बट ओ ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो नो कंट्री आज पैसे पे ही सब मेन बात होती है ना, नो कंट्री वांट्स। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, उनका पर्सनल लॉस होता है, जो उनके सीईओज़ हैं, हू आर वन ऑफ द मतलब जो टीम में बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, जो ग्लोबल डिसीजंस लेते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द फेस, ट्रम्प इज़ द फेस। उनको एडवाइज़र जो है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, वो करते हैं। दे वुड आल्सो नॉट वांट कि कोई बड़ा वर्ल्ड वॉर हो जाए, इंडिया पाकिस्तान में बात हो जाए। ये तो ट्रम्प को क्या ही इंटरेस्ट था? जो बोलते हैं कि मैंने वो सीज़ फायर करवाया, उनको क्या इंटरेस्ट है? अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कि इकोनॉमी किसका है। हुँ, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी वॉर अभी स्कर्मिशेस चलती रहेंगी, चल रही है, वो इस लेवल पे जाएँगे इसको हम वर्ल्ड वॉर कह सकें। चाइना के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है अभी कि चाइना अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। उसका फोकस अभी राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 15 टू 10 इयर्स इज़ जस्ट इकोनॉमी। मेक इट्स इकोनॉमी सो स्ट्रांग दैट इट लाइक ओवरपावर्स यूएस इन एवरी एस्पेक्ट। उस पे फोकस कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट उसको अभी वॉर नहीं करना है उसको, एंड वी हैव टू रियलाइज़ दिस। राइट। सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, नो, स्कर्मिशेस चलते रहेंगे ये, हमेशा। व्हिच मतलब हमेशा से ही चलते आ रहे हैं वो तो। बट ये जो अफ़गान-पाकिस्तान वॉर है, इसका एंड रिज़ल्ट आपको क्या लग रहा है अभी क्या होगा? देखिए, कल तो सीज़ फायर हो गया, सऊदी हुँ, अरेबिया, कतर और मीडिएट टर्की ने किया उन्होंने। करवाया है हुँ, उनका। एक बहुत बड़ा रीज़न इसका कुछ लोग को लगता है कि जो बगराम एयरबेस है, हुँ, जो यूएस चाह रहा है, उन्होंने पब्लिकली भी कुछ महीने पहले ट्रम्प ने कहा था कि मैं लेके रहूँगा उसको। एक उसका रीज़न ये है कि प्रेशर बना रहे हैं हुँ, कि पाकिस्तान के थ्रू कि आप हम अगर आप हमें नहीं दोगे तो ये सब चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान इकोनॉमी इज़ वेरी वीक राइट नाउ। वो इस सब करेक्ट। चीज़ में फँसेगी तो फिर प्रॉब्लम होगा इनको। हुँ, पाकिस्तान को तो ख़ैर पैसा बा आईएमएफ से मिलता ही है, वर्ल्ड बैंक से मिलता है, उनके पास खुद का कुछ तो है नहीं। तो एक वो रीज़न है। दूसरा, पाकिस्तान वांट्स टू मेक इटसेल्फ रिलेवेंट, कीप इटसेल्फ रिलेवेंट इन द वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसलिए वो नेबर है अफ़गानिस्तान का। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अफ़गानिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक पोज़ीशनिंग है, जियोपॉलिटिकल पोज़ीशनिंग इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द एंटायर सुपर पावर, रशिया का भी, यूएस का भी। तो पाकिस्तान उसको बहुत मिसयूज़ करता है अपने पोज़ीशन को और अपने अफ़गानिस्तान के पोज़ीशन को। तो ये चलता रहेगा अभी, और या अल्टीमेटली मेबी अमेरिका एक लेवल पे इंटरवीन करे, क्योंकि मिलिटरीली ब्रेवाडो असाइड अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में कोई मैच नहीं है। दे डोंट हैव एयरक्राफ्ट, दे डोंट हैव सबमरीन, दे डोंट हैव नेवी। उनका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इन्फेंट्री जिसको बोलते हैं, आर्टिलरी बोलते हैं, बहुत वीकेंड, कुछ नहीं है। तो अगर बहुत ही लंबा चल गई बात तो दे विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। लेट्स सी। उनका बट दे आर द काइंड ऑफ पीपल, वो हारे नहीं आज तक किसी से। बड़े-बड़े पावर उनसे करेक्ट। ट्राई किया उनको। ग्रेवयार्ड ऑफ नेशंस कहा या जाता है। हुँ, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग। लेगेसी उनकी 2-300 साल की यही है ना कि हम हारते ही नहीं है किसी से, कितना करेक्ट। भी बड़ा कोई आ जाए। तो उनके खून में बातचीत से जब मैं करता हूँ तो पता चलता है हुँ, कि उनको समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान है, न्यूक्लियर है, बोलते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास सुसाइड बॉम्बर है। तो सुसाइड बॉम्बर की कल उन्होंने फ़ोटो डाल दी करेक्ट, हाँ। कि वो जाएँगे उड़ा अब आप सोचिए, वो घबराहट होती है वहाँ पे। हुँ, हम लोग तो यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, जो उनके जनरल है वो रावलपिंडी जीएचक्यू में बैठ के डिस्कस करते हैं, बट जो आदमी है उनका, जो सोल्जर है, वो जो बॉर्डर पे बैठा है, वो हुँ, देखेगा एक आदमी आ रहा है बाइक पे, बम लगा हुआ है, वो घुस ही जाएगा, हुँ, तो वो डरेगा ही ना वो। करेक्ट। साइकोलॉजिकल लेवल पे डरेगा वो। हुँ, कितनी भी देशभक्ति हो उसमें, वो देखेगा ये तो हर 10 मिनट में हो रहा है, कि हर कोई सुसाइड बॉम्बर घुसते जा रहा है, तो वो बोलेगा भागो यार, क्या करना मेरे को। ओके। सो टेक्निकली यू आर सेइंग कि मैच नहीं है उस तरह से, बट वो जो एक उनकी हिस्ट्री है एंड जो ब्रावाडो है, हाँ। उसको कोई जवाब ही नहीं दे और सकता। एक लेवल के बाद अगर पाकिस्तान उस लेवल पे जाता है कि बिल्कुल फुल फ्लेजेड ही वॉर हुँ, कर दे, तब इंडिया विल हैव टू कम इन इंटरवीन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफ़गानिस्तान। सॉरी, या एंड चाइना विल आल्सो हैव टू कम। हुँ, द रोल ऑफ चाइना विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो तब पाकिस्तान आइसोलेट हो सकता है। हाँ,
पाकिस्तान को आइसोलेट करना क्या, पाकिस्तान तो बैसाखी लेके ही तो खड़ा रहता है। आपको एक बैसाखी चाइना की, एक बैसाखी यूएस की है और पीछे इंडिया वो धक्का मार देता है। राइट। का तो पाकिस्तान कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो एक कोई छीन लेगा तो गिर जाएंगे वो। इसलिए वो हमेशा टूल की तरह यूज होना चाहते हैं और यूज करेक्ट, होते आए हैं वो। करेक्ट। ओके। अभिनंदन भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत सारी बातें की एस्पियोनाज से लेके जियोपॉलिटिक्स तक। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई फील जिस तरह से मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि दिस इज वन ऑफ द मिनी एपिसोड्स जो हम आपके साथ करेंगे। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर की है, बिकॉज लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन उतने ईजिली नहीं पहुंचती एंड आज शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच जयेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि आप मुझे दोबारा बुलाएंगे। एब्सोल्युटली। Thank नेक्स्ट टाइम whenever you are in Mumbai also हम वहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे। Right, right. सो थैंक यू सो Right. मच।